नमस्कार। अंग्रेजी सीखते वक्त एक सवाल है जो सबको परेशान करता है। ये वर्ब यानी क्रिया के साथ एस या ईएस आखिर लगता कब है? तो आज हम इसी नियम को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कभी सोचा है कि हम ही गोस क्यों बोलते हैं लेकिन आई गो? मतलब वाक्य तो लगभग एक जैसा ही है पर क्रिया का रूप बदल जाता है। अजीब है ना? खैर, यही वो गुत्थी है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। और यकीन मानिए, इसका जवाब बहुत ही आसान है। जरा यहाँ स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ है वी गो और दूसरी तरफ ही गोज। सिर्फ एक छोटे से ईएस का ही तो फर्क है, लेकिन यही छोटा सा फर्क पूरे नियम की जड़ है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये फर्क आता ही क्यों है। देखिए, इस पूरे नियम को समझने की जो चाबी है ना, वो छिपी है वाक्य के सब्जेक्ट में। हमें बस ये पहचानना है कि काम आखिर कर कौन रहा है। तो ये सब्जेक्ट है क्या? अरे बिल्कुल आसान शब्दों में, जो काम करता है। जैसे राम स्कूल जाता है, इसमें काम कौन कर रहा है? राम। तो राम हो गया हमारा सब्जेक्ट। और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर ये वाक्य की शुरुआत में ही मिल जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एस या ईएस लगाने का ये जो नियम है ना, ये हर किसी पर लागू नहीं होता। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक खास तरह के सब्जेक्ट के लिए है, जिसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। अच्छा, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है कौन? चलिए देखते हैं। इसमें आते हैं ही, शी, इट, या फिर कोई भी एक अकेला इंसान या कोई अकेली चीज, जैसे कि राम, टीचर, या फिर एक गाड़ी। और हाँ, माय ब्रदर यानी मेरा भाई, या हिज सिस्टर यानी उसकी बहन, ये भी इसी में आते हैं। तो जब हम कहते हैं हिज सिस्टर सिंग्स अ सॉन्ग, तो यहाँ हिज सिस्टर ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। बस इसी को पकड़कर चलना है। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट को पहचानना सीख लिया। अब सीधा नियम पर आते हैं। ज्यादातर मामलों में जब भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो हमें क्रिया यानी वर्ब के आखिर में बस एक एस जोड़ देना होता है। ये लाइन इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नियम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लगता है। मतलब जब हम किसी आदत या रोज होने वाले काम की बात कर रहे हों, और वो भी सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यही है असली चाबी। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं, बिल्कुल साफ हो जाएगा। जब सब्जेक्ट है दे या वी, तो क्रिया रन और प्रे ही रहती है, कोई बदलाव नहीं। लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट शी या रवि हुआ, जो कि हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, तो क्रिया कुक से बन गई कुक्स और ड्रिंक से बन गई ड्रिंक्स। देखा? तो क्या हर बार सिर्फ एस ही लगता है? नहीं, कुछ खास वर्ब्स हैं जिन्हें एस से ज्यादा ई एस की जरूरत पड़ती है। चलिए जरा उनसे भी मिल लेते हैं। इसका नियम तो और भी सीधा है, बस वर्ब का आखिरी अक्षर देखना है। अगर कोई क्रिया एस एस, ओ, जेड, एक्स, सी एच या एस एच पर खत्म हो रही है, तो हम एस नहीं बल्कि ई एस जोड़ते हैं। जैसे वो क्रियाएं जिनके अंत में ओ या सी एच आता है। गो बन जाता है गोज। उदाहरण के लिए, माई ब्रदर गोज टू स्कूल। इसी तरह वॉच बन जाता है वॉचेज, जैसे सोहन वॉचेज द डांस। और यही नियम उन क्रियाओं पर भी लागू होता है जिनके अंत में एस एस, एस एच, एक्स या जेड आता है। तो किस बन जाता है किसेस, विश बन जाता है विशेस, और फिक्स बन जाता है फिक्सेस। ये पैटर्न याद रखना काफी आसान है। तो अब जब हम नियम जान चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये असल बातचीत में कैसे सुनाई देता है और कैसे इस्तेमाल होता है। इस बातचीत को देखिए, नियम कैसे काम कर रहा है। सवाल में पूछा जा रहा है, डज लता कम? यहाँ डज का इस्तेमाल हुआ क्योंकि लता एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और जवाब में कहा गया शी कम्स समटाइम्स, जहाँ क्रिया कम के साथ एस लगा है, तो नियम सवाल और जवाब दोनों में काम करता है। आइए एक आखिरी बार आमने सामने रखकर तुलना करते हैं, ताकि ये नियम दिमाग में बैठ जाए। जब सब्जेक्ट है राम, माताजी या वह, तो क्रिया में एस या ई एस लगा है, गोज, रीड्स, कुक्स। लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट मैं, हम या वे हुआ, तो क्रिया अपने असली रूप में ही रही, गो, ईट, सिंग, कोई बदलाव नहीं। तो लीजिए, अब ये नियम पूरी तरह समझ आ चुका है। ये आपकी अंग्रेजी में एक नई सुपर पावर की तरह है, जो आपके वाक्यों को एकदम सही और सुनने में स्वाभाविक बनाएगी।
आगे से जब भी कोई कंफ्यूजन हो, बस ये 2 स्टेप वाला चेकलिस्ट याद रखना है। पहला, क्या वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और दूसरा, क्या सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई एक नाम है। अगर दोनों का जवाब हाँ में है तो वर्ब में एस या ईएस लगाना ही लगाना है। ये नियम सुनने में भले ही छोटा लगे, पर इसे सही सही इस्तेमाल करने से आपकी अंग्रेजी में एक अलग ही लेवल की शुद्धता आती है। इससे पता चलता है कि आप भाषा की बारीकियों पर भी ध्यान दे रहे हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण से काफी मदद मिली होगी। अब जब ये नियम हमारी मुट्ठी में है, तो सोचने वाली बात ये है कि अंग्रेजी सीखने के इस सफर में अगला कौन सा पड़ाव पार किया जाए। सीखते रहिए।